किसान भाइयों, मैं बोल रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, प्रिंसिपल इनोवेशन AITA सेंटर बठिंडा से। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी मादा के प्रजनन अंगों के बारे में, जिसमें मुख्य तौर पे हम लोगों ने डिस्कस किया था अंडेदानियों के बारे में, उसके बाद ट्यूबों के बारे में, फिर बच्चेदानी के बारे में, फिर बच्चेदानी के मुख के बारे में जिसको हम लोगों ने सर्विक्स बोला था, फिर अगला पार्ट वजाइना आता है, फिर बाहर वाला पार्ट जिसको हम लोग वल्वा बोलते हैं। अब बात आती है कि जो पशु हीट में आते हैं, मादा पशु चाहे गाय हो या चाहे भैंस हो, तो इनमें कैसी निशानियां आती हैं और आप लोग कैसे इसकी जजमेंट कर पाओगे कि पशु हमारा हीट में है या नहीं है। प्राय अक्सर देखा गया है कि जैसे जैसे भैंसों का कंसर्न है, 70% भैंसें हीट में आती तो हैं लेकिन वो चिल्लाती नहीं हैं। तो ऐसे में डेयरी फार्मर को हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मादा पशु स्पेशली भैंस हीट में आई है या नहीं आई। जब आप लोग इस मादा पशु को हीट में डिटेक्ट कर ही नहीं पाते तो आप लोग उसकी AI कैसे करोगे। तो ऐसे केस में जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सही वक्त पर पशु की हीट डिटेक्ट ना होने की वजह से हम लोग उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या नेचुरल मेटिंग करवा नहीं पाते। तो ऐसे सूखा समय काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है और वो डेयरी फार्मर्स के लिए अत्यंत हानिकारक है, उसके लिए लाभदायक नहीं है। लेकिन पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये बात भी बताई थी, जब पशु हीट में आता है तो हीट में आने का मुख्य कारण ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो अंडेदानी से पैदा होता है। अगर अंडेदानी से ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होगा तो ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण पशु हीट में आएगा। अगर अंडेदानी से किसी भी तरीके से ईस्ट्रोजन हार्मोन कम पैदा होता है या पैदा नहीं होता तो ऐसे पशु कभी हीट में नहीं आते। तो कैसे कैसे हम लोगों को लक्षण ये दिखने पड़ते हैं पशुओं में कि पशु में हीट के लक्षण एक्चुअली होते क्या हैं। ये देखा गया है कि इसमें दो तरह के लक्षण आते हैं। एक मादा के प्रजनन अंगों में जो अंदर के अंग हैं, अंदर के अंगों में कैसी कैसी चेंजेस आती हैं, वो लोग आप डेयरी फार्मर्स या किसान भाई इसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वे सारे ऑर्गन्स अंदर होते हैं। उनको हम अंदरूनी हीट सिम्टम बोलते हैं। लेकिन कुछ एक हीट की निशानियां ऐसी हैं जो बाहर से डेयरी फार्मर्स को या किसान भाइयों को बड़ी आसानी से पता लग जाती हैं। आज हम लोग उस निशानियों के बारे में बात करेंगे जिसको आप लोग आसानी से सीख सकते हो, आप लोग आसानी से उसको देख सकते हो, आप लोग अपनी जजमेंट कर सकते हो कि ये पशु हीट में आया है या नहीं आया। सबसे बड़ी चेंज जो बाहरी निशानियों में आती है उसमें पशु का बिहेवियर है। पशु का मालिक के प्रति बिहेवियर कैसा होता है। हमारे हिंदुस्तान में देखा गया है कि कुछ एक ऐसे डेयरी फार्मर्स या ऐसे किसान हैं जो 2 या 3 या 4 पशु अपने घरों में नॉर्मल रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे डेयरी फार्मर्स हैं जो बहुत लार्ज नंबर में 20 से ज़्यादा 30, 40, 50 या 100, 200 तक भी पशुओं को रखते हैं। उनको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म की कैटेगरी में गिनते हैं। लेकिन अगर 2 या 3 पशु हम लोग रखते हैं जिसको हम लोग बैकयार्ड डेयरिंग बोलते हैं, अगर उसमें निशानियों की जो आती हैं हीट के वक्त, अगर कोई किसान या डेयरी फार्मर या घर में काम करने वाली औरतें अगर उनको थोड़ा सा भी ज्ञान है और पशुओं को बहुत ध्यान से देखती हैं तो उनको पशु का हीट में आए को पता चल जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े फार्म हैं जिनमें सैकड़ों पशु होते हैं, उनमें कई बार बंदों के कमी के कारण हम लोग पशु की हीट को प्रॉपर से डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो दोनों केसेस में आप लोगों को हीट में डिटेक्शन करने के अलग अलग विधियां हैं। जैसे जो हमारे डेयरी फार्मिंग में या हमारे बैकयार्ड डेयरिंग में अगर हमारे पशु हीट में आते हैं तो कैसी कैसी निशानियां आती हैं। पहली बात, सबसे पशु जोर जोर से चिल्लाते हैं, चाहे गाय हो या चाहे भैंस हो।
जिसको हम लोग बैलूंग बोलते हैं, पशुओं के चलाने को हम लोग बैलूंग बोलते हैं। लेकिन ये प्राय अक्सर देखा गया है कि जो दोगली गायें हैं वो बहुत ज़्यादा चलाती हैं और बहुत ऊंची ऊंची चलाती हैं। लेकिन उसके कंपैरेटिवली अगर हम देसी गायों को देखें, वो भी ज़ोर ज़ोर से चलाती हैं, पर देसी बलैती गायों के बेस दोगली गायों के रिलेटिवली उनका चलाना थोड़ा सा कम होता है। लेकिन एज फार एज बफलोस आर कंसर्न, जहाँ तक बफलोस का संबंध है, वो बहुत कम चलाती हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है कि 70% बफलें चलाती ही नहीं हैं, केवल 25 से 30% बफले चलाती हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ा थोड़ा चलाती हैं। इसलिए अगर पशु कोई आप लोगों का चिल्ला रहा है तो उसका मतलब हम एक बात मान के चलते हैं, ये पशु हीट में हो सकता है, लेकिन हम ये मान के नहीं चलते कि ये पशु पक्का हीट में होगा, क्योंकि और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पशु नॉर्मल चिल्लाता है। इसलिए चिल्लाना हीट की पक्की निशानी नहीं है, लेकिन उसमें पशु हीट में हो सकता है। दूसरी बात आती है पशु का माउंटिंग होना। माउंटिंग का मतलब उस मादा पशु जो हीट में आ रही है वो दूसरे पशुओं के ऊपर माउंट करती है। ये कैरेक्टर भी हमने आमतौर पे दोगली गायों में ज़्यादा देखा है। जो दोगली गायें हीट में आती हैं, जब वो चिल्लाने लगती हैं तो दूसरे अपनी साथी गायों के ऊपर माउंट करती हैं, उनके ऊपर जंप करती हैं, और जब तक उनकी हीट चलती रहती है वो जंप करती रहती हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद, 6 घंटों के बाद, 8 घंटों के बाद, 10 घंटों के बाद, 12 घंटों के बाद, ये अलग अलग गाय में अलग अलग टाइमिंग है। एक समय ऐसा आता है जब वो गाय दूसरी गायों पर माउंट करना बंद कर देती हैं, वो दूसरी गायों पे माउंट नहीं करती। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में दूसरी गायें इनके ऊपर माउंट करें तो वो दूसरी गायों को अपने ऊपर माउंट करने की परमिशन देती है, उसको इजाज़त देती है। वो अपनी टांगें चौड़ी करके चुपचाप खड़ी हो जाती है ताकि दूसरी गाय उसके ऊपर माउंट कर पाए। लेकिन ये डेयरी फार्म्स में देखा गया है कि डेयरी फार्म से हमारे पास नर पशु नहीं होते, उसमें हमारे पास सभी मादा पशु ही होते हैं। तो उसके ऊपर, गाय के ऊपर मादा पशु ही माउंट करती है, उसमें कोई नर पशु माउंट नहीं कर पाता। इसलिए दोगली गायों में, दोगली गायों के बाद हम बात करते हैं देसी गायों की। देसी गायों में आप लोगों ने देखा होगा, अगर हमारे घर में 2 या 3 देसी गायें हैं, देसी गायें जब हीट में आती हैं तो कई बार अपना रस्सा तोड़ा के, अपना संगल तोड़ा के घर से बाहर निकल जाती हैं और भागती फिरती हैं। वो बिल्कुल बेचैन होती हैं। बेचैनी उनको किस बात की होती है कि वो हमेशा नर पशु की तलाश में रहती हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक वो भागती रहती हैं। अगर उनको कोई नर पशु मिल जाए तो नर पशु के साथ वो भागती रहती हैं, लेकिन नर पशु को भी अपने ऊपर माउंट करने की परमिशन नहीं देती। लेकिन जब उनके अंदर उनका शरीर पूरा उत्तेजित हो जाता है, सिर्फ उसी वक्त वो मेल पशु को, नर पशु को अपने ऊपर माउंट करने की परमिशन देती हैं, उससे पहले परमिशन नहीं देती। और ऐसे केस को जब मादा पशु जो हीट में होती है अपने ऊपर दूसरे पशुओं को चढ़ने की इजाज़त देती है, ऐसी हीट को हम लोग स्टैंडिंग हीट बोलते हैं। अगर आप लोग अपनी ईआई करना चाहो तो आप लोग इन गायों की ईआई उस वक्त कर सकते हो जब वो दूसरे पशुओं को अपने ऊपर चढ़ने की परमिशन देती है, जब वो स्टैंडिंग हीट में होती है। सबसे बढ़िया टाइम ईआई करने का यही टाइम होता है। तीसरी निशानी जो आप लोग देखोगे, इसके जो बाहरी अंग है, प्रजनन अंगों का बाहरी अंग जिसको हम लोगों ने वल्वा बोला था, वल्वा के भीतर से डिस्चार्ज आता है। शुरू में ये डिस्चार्ज बड़ा हल्का सा और पानी जैसा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये डिस्चार्ज गाढ़ा हो जाता है। लेकिन जब डिस्चार्ज गाढ़ा हो जाता है और ऊपर से लमकता है, वल्वा के ऊपर से लमकता है, तो वो टूटता नहीं है। तो ऐसे केस को हम उस वक्त उसकी यही करते हैं जब डिस्चार्ज बहुत गाढ़ा हो जाए और वो नीचे गिरे ना, लमकता रहे और टूटे ना। ये वक्त सबसे अच्छा हीट वाला होता है। इस वक्त हम लोगों को यही करनी चाहिए।
लेकिन एआई करने से पहले डिस्चार्ज को भांपना या डिस्चार्ज को चेक करना ये आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। ये जो वजाइनल डिस्चार्ज अंदर से आता है, जिसको आप लोग हिंदी पंजाबी में तारें बोल देते हो, ये बिल्कुल साफ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल कलरहीन चाहिए। इसका कोई रंग नहीं चाहिए। अगर इस डिस्चार्ज का कोई रंग है, चाहे इसका येलोइश रंग है या थोड़ा सा इसका रेडिश रंग है, तो ऐसे केस में हम लोग एआई नहीं करते। ऐसे केस में हम लोग इसको नॉर्मल मेटिंग नहीं करवाते, क्योंकि ये तारों का जो रंग आता है ये बच्चेदानी की किसी न किसी इन्फेक्शन के कारण होता है। लेकिन अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं है, मादा के प्रजनन अंग बिल्कुल इन्फेक्शन से रहित हैं, तो उसमें जो डिस्चार्ज आएगा वो बिल्कुल साफ सुथरा पानी जैसा और ट्रांसपेरेंट होगा। उसमें आप लोगों को कोई कलर नज़र नहीं आएगा। ये आपकी तीसरी निशानी होगी जो आमतौर पर देखने को मिलती है। अगर हम डिस्चार्ज की बात करें, ये भी दोगली गायों में डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आता है, देसी गायों में थोड़ा सा उससे कम आता है, लेकिन भैंसों में डिस्चार्ज बिल्कुल ही कम आता है। भैंसों में जब आप लोग डिस्चार्ज को देखोगे, उसके 3-4 घंटों के भीतर आप लोगों को उसकी एआई कर देनी चाहिए, क्योंकि उसमें हीट का समय भी कम होता है। चौथी बात आती है, जो बाहर से आप लोगों को वल्वा दिखती है या जिसको हम बाहरी ऑर्गन बोलते हैं, जो आप लोगों को दिखाई देता है, वो वल्वा हीट के समय हमेशा सूज जाता है। अब बाहर से आप देखोगे तो उसका वल्वा सूजा होगा, लेकिन अगर आप वल्वा के दोनों लिप्स को ऐसे खोल के देखोगे तो अंदर से बिल्कुल वो लाल होगा या पिंकिश होगा। जो उसकी अंदरली सतह है वो गुलाबी या थोड़ी सी लाली में आ जाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। ईस्ट्रोजन हार्मोन कैसे असर करता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन मादा के प्रजनन अंगों को खून की सप्लाई इंक्रीज करता है, उसमें खून की सप्लाई बढ़ जाती है। जब खून की सप्लाई बढ़ती है तो वल्वा का अंदर वाला पार्ट खून की ज़्यादा सप्लाई के कारण अंदर से लाल या गुलाबी हो जाता है। इसलिए अगर वल्वा सूजी हुई है और अंदर से उसका रंग थोड़ा सा गुलाबी या लाल है, ये भी हीट की एक निशानी है। आप इस निशानी से भी परख सकते हो कि पशु हीट में आया हुआ है या नहीं आया। पांचवी बात आती है पशु का बिहेवियर में चेंज होना। नॉर्मली मादा पशु जब हीट में आते हैं तो उनके अंदर ईस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन ईस्ट्रोजन हार्मोन बनने के कारण पशु ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। जब उत्तेजित हो जाता है तो उसको बेचैनी होती है, वो हाइपर एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसकी एक्साइटमेंट का कारण, उसकी बेचैनी का कारण क्या है, ज़्यादा उत्तेजित होने का कारण क्या है कि ऐसे मादा पशु को हमेशा नर पशु की तलाश रहती है। जब उसको नर पशु की तलाश रहती है और नर पशु उसको मिलता नहीं है, तो वो नर पशु की तलाश में इधर उधर भागता है। जहाँ से उसको रास्ता मिला उधर बाहर भाग जाता है। और अगर हमारा डेयरी फार्म, उसकी 4 दीवारी बनी हुई है, उसका गेट लगा हुआ है, वो आपके डेयरी फार्म से बाहर जा नहीं पाता, तो ऐसा पशु, ऐसा मादा पशु दूसरे पशुओं से अलग हो जाता है और अलग होकर हमेशा 4 दीवारी के बाहर देखता है। और बाहर देखने का मकसद उसका क्या होता है कि उसको कोई ना कोई नर पशु नजर आ जाए। तो ये उत्तेजितपन होना, ये उस पशु का बेचैन होना, ये केवल नर पशु के लिए होता है। जब पशु ज़्यादा बेचैन होता है तो बेचैनी में उसकी जो दिमाग की सोच है वो एक नर पशु के लिए होती है। उसमें उसका बेचैनी के कारण थोड़ा सा खाना पीना भी कम हो जाता है। तो जब खाना पीना कम होगा तो पशु में दूध की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। इसलिए प्राय अक्सर देखा गया है कि जब पशु हीट में आते हैं तो उनमें कुछ तो खाना कम खाने की वजह से, कुछ ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होने की वजह से, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन भी दूध की प्रोडक्शन को कम करता है। अगर पशु खाए पिएगा कम तो दूध की प्रोडक्शन और भी कम होगी। इसलिए जो पशु हीट में आते हैं, 2 कारणों से उनकी दूध की प्रोडक्शन भी कम होती है। लेकिन ये जो इफेक्ट है ये बिल्कुल टेम्परेरी है, इट इज़ नॉट ए परमानेंट इफेक्ट।
जब तक ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल हाई रहता है, ये सिंपली 1 या 2 दिन के लिए होता है। 1 या 2 दिन के लिए पशु की दूध की प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन ज्यों ही ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, पशु की दूध की प्रोडक्शन बिल्कुल नॉर्मल पूरी हो जाती है। तो इसके बाद एक निशानी और भी देखी गई है, जो पशु हीट में आते हैं, हीट में आने से कुछ घंटे पहले या कुछ 1-2 दिन पहले वो बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब करते हैं। ये कंडीशन आमतौर पे हीफर्स में, जो बैड़े हैं उनमें ज़्यादा देखी गई है। वो बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब करते रहते हैं। लेकिन ये सभी निशानियाँ, जो इसको हम लोग हीट की निशानियाँ बोलते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सभी पशुओं में ये सभी निशानियाँ आएँ। इनमें कई बार 1 निशानी आती है, कई बार 2 आती हैं, कई बार 3 आती हैं, कई बार 4 आती हैं। ये आप लोगों को अपने तजर्बे से इस बात को महसूस करना होगा कि क्या पशु हीट में आया है या पशु हीट में नहीं आया। कोई भी निशानी ऐसी पक्की निशानी नहीं है जिससे हम लोग ये फाइनल डायग्नोस कर पाएंगे कि इस निशानी के कारण पशु पक्का हीट में होता है। और एक बात और देखी गई है कि जो पशु हीट में आते हैं, पीछे से डिस्चार्ज गिराते हैं, अगर आप लोग उसको देखोगे, पशु को एग्जामिन करोगे, पशु को दूर से खड़ा होकर 5 मिनट के लिए उसको देखोगे, तो उसकी पूंछ के साथ या उसके पिछले मसल्स के साथ, जो उसके बटक्स होते हैं, उस पे जो डिस्चार्ज आता है वो पूंछ के साथ चिपका होता है। कई बार पिछले इस मसल्स के पास भी चिपका होता है। और अच्छे डॉक्टर्स इसकी पहचान कैसे कर लेते हैं, जितना वो डिस्चार्ज फ्रेश होगा उतना डिस्चार्ज गीला होगा। अगर उस डिस्चार्ज को साथ में लगे हुए कुछ टाइम हो गया तो वो डिस्चार्ज थोड़ा सा सूखा होगा। तो आपको इस बात से जजमेंट हो जाती है कि पशु को हीट में आए कितना समय हो गया है। तो ऐसी सभी बातों से आप लोग पशु की हीट को डायग्नोस कर पाएंगे। लेकिन ये सभी निशानियां किसान भाइयों के लिए है या उन डेयरी फार्मर्स के लिए हैं जो जिनके पास पशु रखे हुए हैं। लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स लोग हैं या जो बंदे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ट्रेनिंग करके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के टीके लगाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, या जिन लोगों की पूरी स्टडी नहीं है, तो उनको हीट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग अंदर हाथ डाल के उसके अंदर वाले ऑर्गन्स को हम लोग चेक करते हैं। और अंदर वाले ऑर्गन्स जब हम चेक करते हैं, ये बातें सिर्फ उन बंदों के लिए हैं जिन बंदों को थोड़े से अंदर वाली बातें समझ में आती हैं। हीट के वक्त जब ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होता है, तो जो बच्चेदानी होती है, वो बच्चेदानी एक स्पेशल टिपिकल शेप में आ जाती है और उसका शेप अंदर से हमेशा ऐसा होगा, दोनों बच्चेदानियाँ उसकी ऐसे मुड़ जाती हैं। दूसरी बात, इसकी जो टोन है, टोन हम बोलते हैं इस बच्चेदानी की चाल को, ये बच्चेदानी कैसे मूव करती है, इसकी टोन हीट के वक्त बढ़ जाती है। और अगर आप लोग रेक्टम में हाथ डाल के उस बच्चेदानी को पकड़ने की कोशिश करोगे तो कई बार ये आपके हाथ से स्लिप भी होती है, क्योंकि इसकी टोन बड़ी होती है। दूसरी बात, हीट के वक्त जो सर्विक्स है, जिसको हमने बच्चेदानी का मुंह बोला था, बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और बच्चेदानी का मुंह, दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं, थोड़ी सी ढीली पड़ जाती हैं। और अगर आप लोग उस बच्चेदानी को और सर्विक्स को ऐसे मसाज करोगे अंदर से, तो मसाज करने के बाद बाहर से वल्वा के जरिए आपका डिस्चार्ज बाहर भी आएगा। लेकिन यह डिस्चार्ज हमेशा बाहर नहीं आता। 80 to 90% केसेस में जब हम लोग इसकी मसाज करते हैं और पशु प्रॉपर हीट में होता है, तब ये डिस्चार्ज बाहर आता है। लेकिन अगर पशु की हीट खत्म हो चुकी है, जब हीट खत्म हो जाती है, तब अगर आप लोग उसकी मसाज करने की कोशिश करोगे तो उसमें कई बार डिस्चार्ज बाहर नहीं आता। तो ये भी एक निशानी होती है कि अगर आपका डिस्चार्ज बाहर नहीं आता तो इसका मतलब हीट का समय तकरीबन ख़त्म होने वाला है या वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे में जो बंदों को थोड़ा बहुत अंदर वाला ज्ञान है, तो ऐसे में वो हीट को डिटेक्ट कर पाते हैं।
ये आपकी हीट की निशानियां हो गई, ठीक है ना, जो आप लोगों को परखनी है, चाहे आप लोग किसान के रूप में हो या डेयरी फार्मर्स के रूप में। अब किसान भाइयों, आप इस बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, किसी भी तरह की और कोई इंक्वायरी करना चाहते हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू। सर क्वेश्चन ये था मेरा कि सर हम एआई करते हैं तो सर वो जो ह्यूमन है वो कहाँ छोड़ना चाहिए हमें, सर्विक्स में छोड़ना चाहिए या? प्यारे किसान भाइयों, ऐसे है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम लोग किसी गाय या भैंस की नेचुरल मीटिंग करवाते हैं, काऊ बुल से या बफलो बुल से कराते हैं, उसमें केवल सीमन वजाइना में गिरता है। वजाइना में जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो चलते हैं। वो सीमन के जो स्पर्म्स हैं वो आगे चल के सर्विक्स के भीतर से आगे निकल जाते हैं, सर्विक्स के भीतर से बच्चेदानी में, बच्चेदानी से आगे फलोपियन ट्यूब्स में चले जाते हैं। लेकिन जब हम लोग एआई करते हैं तो एआई में जब जो लोग टीके हम तैयार करते हैं, जिसको हम लोग सीमन सट्रा बोलते हैं, इसमें स्पर्म्स का नंबर एक लिमिटेड नंबर होता है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए हम उतने ही स्पर्म्स इसमें रखते हैं। नॉर्मली माना गया है कि एक सीमन सट्रा में 10 मिलियंस लाइव स्पर्म्स चाहिए, तो हम लोग इसमें इतने ही स्पर्म्स रखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग सीमन गिराते हैं, अगर हम लोग सीमन को वजाइना में गिराएं तो वजाइना से जब सीमन आगे जाता है तो रास्ते में कई बार कुछ स्पर्म्स रास्ते में मर जाते हैं या डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए हम नॉर्मली क्या प्रेफर करते हैं एआई करने के वक्त, ताकि हमारे स्पर्म्स सारे जिंदा रहें और उनको सफिशिएंट टाइम मिल जाए आगे जाने का, हम लोग सर्विक्स के अक्रॉस, जैसा मैं आपको बताता हूँ, ये मान लो सर्विक्स है, हम लोग एआई गन, ये एआई गन है, हम इसको एआई गन को यहाँ से डालते हैं और यहाँ हम लोग इसको लेके जाते हैं सर्विक्स के अक्रॉस। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो अंदर से सर्विक्स है इसके ऐसे रिंग्स होते हैं, ये मान लो कि आप ये सर्विक्स का एक खुला हुआ हिस्सा है, एक रिंग हो गया, दूसरा रिंग हो गया, तीसरा रिंग हो गया, ऐसे सर्विक्स के भीतर भी 3 से 5 रिंग्स होते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी सी पतली है, ये उससे मोटी है, ये उससे पतली है, ये बिल्कुल पतली है। तो अंदर से जो इनकी सतह है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। अगर मान लो कि इसको हम बंद कर लें, ये आप लोगों की सर्विक्स बन गई, ये बात समझ रहे हो। तो ये सर्विक्स अंदर से सीधी नहीं है, इसमें कोई पोर्शन उबला हुआ है, कोई पोर्शन कम उभरा हुआ है। तो इसमें जब हम लोग एआई गन यहाँ से पास करते हैं, कई बार तो हमारी गन ऐसे पास हो जाती है, आराम से पास हो जाती है, लेकिन कई केसों में हमारी गन जैसे यहाँ पे अड़क गई, क्योंकि एक पोर्शन ज़्यादा उभरा हुआ है और इसका जो इसकी डायरेक्शन है बिल्कुल सीधी नहीं होती, तो ये कई बार अड़क जाती है। तो हम लोगों को यहाँ से प्रेस करके इसको सीधा करना होता है। जब हम लोग इसको मास है, जब हम लोग इसको प्रेस करेंगे ये सीधी हो जाएगी। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अंदर सर्विक्स के अंदर थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन होती है, थोड़ी सी सूजन होती है, तो ऐसे केस में आप लोगों की एआई गन इस सर्विक्स को क्रॉस नहीं कर पाती। लेकिन तब हम लोग सीमन को सर्विक्स के भीतर ही छोड़ देते हैं। लेकिन व्हाट इज़ रिकमेंडेड, हम लोगों की एडवाइस क्या है कि आप लोगों को मैक्सिमम कोशिश करके इस एआई गन को अंदर इस सर्विक्स के आगे लेके जाना चाहिए। आगे इसके बॉडी ऑफ यूट्रस होती है, आप लोगों को सीमन को बॉडी ऑफ यूट्रस में छोड़ना चाहिए। उसमें आप लोगों की जो कंसेप्शन रेट आएगा, जो आप लोगों का प्रेगनेंसी रेट आएगा, वो कम से कम 10% डेफिनेटली ज़्यादा होगा। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि आप लोग इसको मिड सर्विक्स में छोड़ने की प्रक्रिया को अडॉप्ट मत कीजिए। आप लोग कोशिश कीजिए कि ये सर्विक्स के क्रॉस कर जाए, लेकिन अगर आपकी एआई गन आप सर्विक्स के अक्रॉस जाने में आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कोई परेशानी आती है, तब आप लोग इसको सर्विक्स के भीतर भी छोड़ सकते हो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम उसको एआई करेंगे, उसकी हीट आएगी, तो उसके बाद कितने टाइम के बाद हम उसको एआई कर सकते हैं?
प्यारे किसान भाइयों, मैं पहले भी मैंने अपने इस लेक्चर में आपको बोला था, जो हीट का समय है, हम लोगों को कब पशु हीट में आता है और कब हम लोगों को उसकी यही करनी चाहिए। ये केवल इंडिविजुअल वेरिएशंस नहीं हैं, स्पीशीज़ में अलग अलग स्पीशीज़ में यह टाइम भी अलग अलग होता है। और अगर एक ही स्पीशीज़ ले लें तो उसके इंडिविजुअल पशुओं में यह टाइम भी अलग अलग होता है। इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं जो हम लोगों को स्टडी करनी पड़ती हैं, लेकिन औसताना जो हम लोग विश्वास करते हैं, जितनी भी दोगली गायें हैं, जब ये पशु हीट में आती हैं, हीट शुरू होने से कम 18 से 24 घंटों के बाद हम लोगों को यही करनी चाहिए। आफ्टर 18 to 24 आवर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द हीट साइंस, जब उसमें हीट की निशानियाँ आनी शुरू होंगी, उसके 18 घंटे से लेकर 24 घंटों के भीतर अगर आप लोग यही करोगे तो आपका कंसेप्शन रेट बहुत अच्छा आएगा। दूसरी बात आती है आपकी दोगली गायों, जो देसी गायों के बारे में। देसी गायों में भी नॉर्मली जो हीट हैगी है ये 24 आवर्स तक रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रेफर करते हैं कि इसमें हम लोगों को 16 से 20 या 22 घंटों के भीतर इनकी यही कर देनी चाहिए। उसमें आप लोगों को रिजल्ट ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। लेकिन एज फार एज बफलोस आर कंसर्न, जो भैंसों की बात है, भैंसों के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है कि 30% भैंसें बोलती हैं और 70% बफलोस बोलती ही नहीं है। पहली बात, आप लोगों को जो डिटेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है कि क्या भैंस हमारी हीट में है या नहीं है। जो 30% भैंसें बोलेंगी उसके बारे में तो आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन 70% भैंसें जो बोलती ही नहीं हैं उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को या हमारे डेयरी फार्मर्स को कई बार पता नहीं चलता। और दूसरी बात, ये जो देसी गायें हैं या वलैती दोगली गायें हैं, ये आफ्टर एवरी 21 डेज, हमेशा 21 दिनों के बाद इनकी रेगुलर हीट आती रहती है। ये हीट नॉर्मली इनकी मिस नहीं होती, अगर मिस होगी तो 5 से 10% पशु होगी। 90% जो गायें हैं 21 दिनों के बाद हीट में आएंगी, चाहे बाहर की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी भी क्यों ना हो, बाहर का एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन जो बफलोस की बात करते हैं, बफलोस एक साल में सिर्फ 4 महीने ऐसे हैं जब बफलोस हीट में आती हैं, 8 महीने तो वो हीट में आती ही नहीं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उन इलाकों में जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है और उन इलाकों में जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, दोनों सीजन्स में बफलोस हीट में नहीं आती। बफलोस हीट में कब आती हैं? जब वहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा ठंड हो। जैसे अब का मौसम है, फरवरी का महीना चल रहा है, मार्च के महीने में तकरीबन आपकी भैंसें हीट में आएंगी। तब आप लोगों को, डेयरी फार्मर्स को इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि हमारी भैंसें कब हीट में आती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 70% तो बोलेंगी नहीं, 70% का गूंगा हीट आएगी, जिसको हम लोग साइलेंट हीट बोलते हैं। तो लेकिन भैंसों में एक और बड़ी बात है, हीट में आने के 3-4 दिन पहले या 2-3 दिन पहले पशु रुक रुक के दूध देता है, जिसको पंजाबी में हम लोग डोका बोल देते हैं। रुक रुक के दूध देता है। रुक रुक के दूध देने का मतलब क्या है? 2-3 दिन के भीतर पशु को हीट में आना ही आना है। अगर हमारा किसान या हमारा डेयरी फार्मर इस चीज़ के लिए बहुत चौकन्ना है, इस चीज़ के लिए उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो हम लोग उसकी हीट की डिटेक्शन कर पाते हैं, क्योंकि इन सभी केसों में डिस्चार्ज तो हमेशा आता ही आता है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है, आजकल जो हमारे किसान हैं, पहले वो जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, घर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बंदे होते थे। किसी को बाहर काम करता है, किसी ने खेत में काम कर लिए, और एक बंदे की ड्यूटी पशुओं को कंट्रोल करने में होती थी। लेकिन अब ऐसा माहौल गांव में भी विलुप्त हो रहा है। अब घर में 1 या 2 बंदे ही होते हैं, बंदा काम पे चला जाता है, केवल औरतें घर पे होती हैं। तो हमारी गवर्नमेंट क्या सोचती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्लानिंग बनाई है कि औरतों को भी इस काम में उनको अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, उनको इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अगर वो घर पे हैं
तो उनको पता है कि पशु ने डोके किए हैं, इसके 2-3 दिन के भीतर वो हीट में आएंगी, तो वो थोड़ा सा उस पशु का ख्याल रखती हैं। अगर ख्याल रखती हैं तो आप लोग हीट को डिटेक्ट कर पाओगे, अगर हीट को डिटेक्ट कर पाओगे तो आप लोग उसकी एआई या नेचुरल सर्विस भी करवा पाओगे। लेकिन अगर आपने 2 महीने ये काम नहीं किया तो फिर आप लोगों को 6 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर 6 महीने भैंस दोबारा फिर हीट में नहीं आएगी। इसलिए आप लोगों को जब भैंस की बात आती है, जब सीज़न आप लोगों का बिल्कुल ना गर्म है ना सर्द है, ठीक सा बढ़िया सा मौसम है, उस महीनों में भैंसें हीट में आती हैं, आप लोगों को थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर, जब हम इंसेमिनेशन करते हैं किसी गाय को, अगर उस गाय में इन्फेक्शन हो तो जो हम गन यूज़ करते हैं, अगर वो हम गन दूसरी गाय में यूज़ करते हैं, क्या वो इन्फेक्शन दूसरी गाय में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं? हाँ किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर किसी गाय में इन्फेक्शन है, हम लोग उसको यही करने से पहले डायग्नोस नहीं कर पाए या उसके सिम्टम हम लोगों को नज़र नहीं आए, हम लोगों ने उसकी एआई कर दी, ठीक है ना। लेकिन एआई करने के पश्चात अगर हम किसी दूसरी गाय की एआई करेंगे, क्या हम लोगों को दूसरी गाय में वो ही एआई गन यूज़ करनी चाहिए या नहीं यूज़ करनी चाहिए? इसमें आपको बताऊं, जब हम लोग एआई गन यूज़ करते हैं, जिस एआई गन को हम अंदर सीमन डिपॉजिट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके ऊपर अंदर सीमन डालने से पहले हम एक प्लास्टिक की शीट जो बिल्कुल प्रॉपरली स्टेरिलाइज होती है, स्टेरिलाइजेशन होके उसको हम एनवेल्प में हमेशा बंद करके रखते हैं। बिल्कुल एन मौके के वक्त जब हम लोगों ने एआई करनी होती है, तब हम लोग उस प्लास्टिक शीट को, उसके कवर को रिमूव करके उस प्लास्टिक शीट को एआई गन के ऊपर लेके जाते हैं। तो जो हमारी गन अंदर जाती है उसके ऊपर वो प्लास्टिक शीट उसके ऊपर से ढकी होती है, और लेकिन उस एआई करने के पश्चात हम लोग एआई गन की जो शीट होती है उसको हम लोग गिरा देते हैं, उसको फेंक देते हैं, क्योंकि उसको हम लोग एक ही बार यूज़ कर पाते हैं। इसलिए अगर हम लोगों ने एआई गन को किसी दूसरे पशु पे यूज़ करना है तो आप लोग निश्चिंत होकर उसको यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको परेशानी कोई नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर जब आप लोग दोबारा एआई करोगे तो उसके ऊपर दोबारा आप लोगों को प्लास्टिक शीट दोबारा फिर से नई प्लास्टिक शीट यूज़ करनी होगी जो बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड होती है। सर मैं पुछदा सीगा ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀਟ ਚ ਆਉਂਦੀ ਜੀ? हाँ प्यारे किसान भाइयों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब गाय या भैंस की पार्चुरेशन होती है या नॉर्मल डिलीवरी जिसको आप लोग बोल देते हो, डिलीवरी होती है, तो उस वक्त जो बच्चे दाने का साइज़ होता है उतना होता है जितना बच्चे का साइज़ होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चे दाने का साइज़ अपने नॉर्मल साइज़ में आने लगता है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि तकरीबन 25 से 30 दिनों में हर बच्चे दाने का साइज़, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, अगर उसमें कुछ गलत बात नहीं है, तो 25 से 30 दिनों में उसका साइज़ बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब पशु की पार्चुरेशन होती है, पार्चुरेशन के वक्त जब पशु का दूध पैदा करता है तो उस दूध की मात्रा कम होती है। जैसे जैसे हम लोग इसकी खुराक को इंक्रीज़ करते हैं, इसकी दूध की मात्रा भी बढ़ती जाती है, और प्राय अक्सर देखा गया कि 30 दिनों के भीतर इसकी दूध की मात्रा, जिसको हम पीक लेवल बोलते हैं, वो उतना दूध इसका आ जाता है जितना हम लोगों को चाहिए या जितना वो पशु दूध दे पाता है। लेकिन ये बात तभी होगी जैसे जैसे पशु के दूध की प्रोडक्शन बढ़ती है, हम लोगों को पशु की खुराक भी उस हिसाब से इंक्रीज़ करनी पड़ती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की कंडीशन के भीतर क्या होता है, हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं दे आर नॉट वेरी रिच, उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, उन लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं हैं। कई बार जितनी पशु के दूध की प्रोडक्शन होती है वो उसको उतना खाने के लिए फीड डाल नहीं पाते। जब उनको उतनी फीड डाल नहीं पाते तो पशु तो दूध दे देता है, लेकिन उसके शरीर में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस आता है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस तो उसके शरीर में एनर्जी कम हो जाती है। जब एनर्जी कम हो जाती है तो कई बार तो पशु 1 महीने के बाद हीट में आ जाता है,
जिनको खुराक अच्छी मिलती है, लेकिन कई पशु 1.5 महीने के बाद हीट में आते हैं जिनको खुराक थोड़ी सी कम मिलती है। अगर खुराक ज़्यादा मिलती है तो कोई पशु 2 महीनों के बाद हीट में आते हैं। लेकिन साइंटिफिकली हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों को जब पशु की पहली हीट आती है वो पार्चुरेशन के 60 से 75 दिन के भीतर भीतर आनी चाहिए और उसमें आप लोगों को यही करनी चाहिए आफ्टर 60 to 75 डेज ऑफ पार्चुरेशन। अगर कोई गाय या भैंस आपकी पहले हीट में आ जाती है, 30 दिनों के बाद हीट में आ जाती है, तब हम लोग नॉर्मली उस हीट को अवॉइड करते हैं, क्योंकि बच्चेदानी जब इतने बड़े साइज से इतने छोटे साइज में आती है तो उसकी जो एक्टिविटी है, जो उसकी ताकत है, जो उसकी एनर्जी है, कई बार बच्चा रखने में वो सक्षम नहीं होती। तो इसलिए साइंटिफिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि पशु की हीट कब भी आए, चाहे 30 दिनों के बाद आए, 35 दिनों के बाद आए, 40 दिनों के बाद, 50 दिनों के बाद आए, 60 दिनों के बाद भीतर आए, आप लोगों को 60 से 75 दिन के भीतर उसकी ई करनी चाहिए। उसमें आप लोगों को रिजल्ट ज़्यादा बेहतर मिले। ਜਦੋਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਏਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਡੋਕੇ 'ਚ ਮੱਝ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡੋਕੇ 'ਚ? हाँ प्यारे किसान भैया, कई बार ऐसा होता है कि जब पशु हीट में आ जाता है तो उसके कुछ दिनों के बाद पशु डोका करता है। और मैंने आपको एक बात बड़ी क्लियरली बताई है कि डोका होने का कारण या हीट में आने का कारण क्या है, बेसिकली ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो ऐसे केस में जब हम लोग सोचते हैं कि पशु हीट में आ गया, ये ज़रूरी नहीं कि बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा हुआ हो। बॉडी के अंदर नेचुरली ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होता है जब अंडे दानने की नॉर्मल प्रक्रिया चलती है। लेकिन कई बार कैसा होता है, जिन पशुओं को हम लोग बाहर चरगाने लेके जाते हैं, बाहर हम लोग उसको पास्चर्स में लेके जाते हैं, पशु वहाँ पे घासें खाते हैं। इन घासों में, कई घासों में ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है। जब पशु ऐसी घासें खाते हैं या कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जिस खाने में ईस्ट्रोजन के कंटेंट्स ज़्यादा हो जाएं, तो ऐसा पशु उस ईस्ट्रोजन के कारण हीट की निशानियां शो करता है। लेकिन ऐसा पशु एक्चुअली हीट में नहीं होता, तो इसको हम लोग फॉल्स हीट बोलते हैं। तो ऐसे केस में अगर हीट की निशानियां पशु की शो हो गई, आप लोगों ने उसकी एक कर दी और उसके 4-5 दिन आपने बाद में देखा कि उसमें थोड़ी थोड़ी दोबारा फिर पशु डोका करने लगा है। डोका करने का कारण 2 हो सकते हैं। एक तो उस पशु की नॉर्मल हीट शुरू हुई हो पहली बार, दूसरी बात कई बार पहले नॉर्मल हीट हो, जब जो दोबारा डोका करने लगा तब उसने कुछ ऐसी घासें खा ली हो जिसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन के कंटेंट्स होते हैं। तो ऐसे केस में ये प्लस माइनस वाली बात होती है कि आपकी कौन सी फॉल्स हीट है और कौन सी आपकी सही हीट है। लेकिन ये किसी पशु में रेगुलर नॉर्मल ऐसा बिहेवियर नहीं होता। ये केवल एक बार आएगा ऐसा बिहेवियर, लेकिन अगली हीट में ये बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा।